नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। पुलिस मानवीय अधिकारों और मानवीय सम्मान के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। मानवाधिकारों के हनन और शारीरिक यातनाओं का सबसे ज्यादा खतरा इन थानों में ही होता है। थानों में गिरफ्तार किए गए या फिर हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को प्रभावी कानूनी सहायता तक नहीं मिल पाती है और ना मिल रही है, जबकि इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ये स्टेटमेंट है भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का। उन्होंने पुलिस के बारे में जो कहा वही धारणा अमूमन आम जनता की भी है। शायद आप इससे वाकिफ भी होंगे और शायद आपकी जो राय है, आपकी जो धारणा है, वो भी ये हो सकती है। हम देखते हैं कि पुलिस हिरासत में अक्सर टॉर्चर, डेथ, अनरिस्ट्रेन्ड यूज ऑफ फोर्स, पॉलिटिकल स्टैंसेस और प्रेजुडिसली काम किया जाता है। फर्जी मुठभेड़ें आदि कई आरोप पुलिस पर लगते ही रहते हैं और ये आजकल ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का सिस्टमैटिक डिफेक्ट बन चुका है। एक पूर्व पुलिसकर्मी होने के बावजूद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना, उनकी इन बातों का हम काउंटर क्लेम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में वो कह रहे हैं वो सच भी है। अब दरअसल हमें ईमानदारी से इन एलिमेंट्स के बारे में आज सोचने की बड़ी जरूरत है और उनके समाधान का प्रयास करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये अब इतने वक्त से हो रहा है, इतने दशकों से हो रहा है, जब आज हम ईमानदारी से इन सभी व्याधियों के बारे में, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में, इन सभी रोगों के बारे में हम सोचने की बात कर रहे हैं और उनके समाधान के प्रयास की बात कर रहे हैं। सोचने योग्य ये भी है कि ये सब आखिर होगा कैसे और क्यों आज मानवाधिकारों को थानों में सबसे ज्यादा खतरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि एनवी रमन्ना बता रहे हैं। आज का स्ट्रेट टॉक हम इसी पर करने वाले हैं, जिस पर हम बात इसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की करने वाले हैं, जिसके तहत सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आज आम लोगों का जो भरोसा है वो पुलिस को जीतना ही होगा। लेकिन कैसे? आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। पुलिस का रवैया बदलते परिवेश में व्यवहारिकता हो। पुलिस को जनता का भरोसा जीतना होगा, तभी जन सहयोग मिट पाएगा। अक्सर किसी अपराध के घटने में पुलिस को दोषी बताकर उसे कटघरे में खड़ा भी किया जाता है, लेकिन क्या वाकई ही में सारा दोष अकेले पुलिस के सर भी मर दिया जाना उचित है? क्या अपराधों के घटने में समाज और शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है? अब जो मैं बातें अब कह रही हूं और प्रोग्राम की शुरुआत में कही, आज इन दो पहलुओं पर हम बात करने वाले और चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स भी इस पर अपनी जो राय है, एक बहुत ही हम जनरल सा सामान्य सा ये विषय अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। सो ऐसे में चाहेंगे कि इस बहुत ही सामान्य से विषय पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। चलिए, एनवी रमन्ना का वो स्टेटमेंट क्या था वो हम आपको जरूर सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे सवाल कौन से हैं जिस पर हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं और चाहेंगे कि आप भी उन सवालों पर अपनी बात रखकर हमारे साथ शेयर करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। पहला सवाल हमारा ये है कि पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान यानी कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी के लिए आज सबसे बड़ा खतरा कैसे बन चुका है। सवाल ये भी कि थानों में अक्सर हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति हैं उनको प्रभावी कानूनी सहायता मिलने में इतना वक्त क्यों लग जाता है और इतनी दिक्कत क्यों उन्हें होती है? ईमानदारी से कहें तो ईमानदारी से ही क्यों इन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है? व्हाट डू यू थिंक ओवर इट? सवाल ये भी कि आज आम लोगों का भरोसा जीतना पुलिस के लिए जरूरी क्यों हो गया है? सवाल ये भी कि आखिर कैसे जीता जा सकता है आम लोगों का भरोसा? पुलिस कैसे जीत सकती है? और सवाल ये भी कि पुलिस व्यवस्था के भीतर ये जो जरूरी सुधार करने की बातें आज की जा रही हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ एनवी रमन्ना और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से अभी कुछ ही वक्त पहले एक वर्चुअल बैठक की थी और ऐसे में उन्होंने भी तमाम बदलावों की बात की थी और उसके बाद ये स्टेटमेंट उनकी ओर से भी आया कि बड़े बदलावों की आज जरूरत है ताकि आम लोगों का जो भरोसा है वो पुलिस प्रशासन पर अक्सर रहे और कानून व्यवस्था पर रहे कि कानून उनके लिए बनाया गया है तो ये कानून से आप
अपने जो भी आपके इश्यूज हैं उसमें आपको एक जस्टिफिकेशन मिल सके। इन सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं और बात करेंगे, आगे चर्चा हमारी जारी भी रहेगी। और लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने इस पर कहा क्या था। The threat to human rights and bodily integrity are the highest in police stations. Custodial torture and other police atrocities are problems which still prevail in our society. In spite of constitutional declarations and guarantees, lack of effective legal representation at the police stations is a huge deterrent to arrested or detained persons. The decisions taken in these early hours will later determine the ability of the accused to defend himself. Going by the recent reports, even the privileged are not spared third-degree treatment. तो आपने सुना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया, और उस स्टेटमेंट में वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। उनका ऐसा क्यों मानना है? आप उनके इस स्टेटमेंट से कितना अग्री करते हैं? और साथ ही साथ अभी तक, क्योंकि देखिए ये बड़ी जनरल सी बात है कि जब भी किसी तरीके की कोई घटना हो, हम सीधे तौर पर देखते हैं कि पुलिस या प्रशासन या फिर जो कोई कानून व्यवस्था है वो उल्टा आम लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। और ऐसे में ईमानदारी से कहें तो बहुत से बदलावों की जो दरकार है आज पुलिस प्रशासन में, कानून व्यवस्था में, हमेशा ये दरकार ही क्यों रह जाती है? ये बदलाव जो है वो सामने दिखते क्यों नहीं है? हम चाहेंगे कि आज के इस विषय से आप जरूर जुड़े और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। सबसे पहले जो दूसरा पहलू था मैं उस पर भी जाऊंगी, क्योंकि उस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि सारा का सारा दोष भी हम कानून व्यवस्था पर नहीं मर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो सवाल हमने उससे पहले उठाया था कि अपराधों के घटने में समाज और शासन का क्या कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है, ये जो सवाल है उसके आंसर की जो जड़ें हैं, उसके जो उत्तर की जड़ें हैं वो दूर कहीं ना कहीं कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उसमें हमें मिल जाती हैं, जहां पर राज्य के शुरू और उसमें पुलिस के उद्भव और उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। हम देखते हैं कि हमारी आधुनिक पुलिस तो ब्रिटिश शासन के दौरान अस्तित्व में आई और उस दौरान अपने कानूनों को जनता से मनवाने के लिए पुलिस व्यवस्था की गई थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि अपराधों की संख्या बहुत कम थी और वो इतने संगीन भी नहीं थे। लेकिन आज बढ़ते अपराधों के कारण हमारी जनता, खासतौर पर हमारे बच्चे, महिलाएं, ये सब के सब एक बहुत ही ज्यादा कहें कि भयभीत वाली सिचुएशन में है। ये लोग भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए। पुलिस का आज कर्तव्य है कि वो जनता को भय मुक्त करे, लेकिन हमारी बहुत सी सरकारें आज भी पुलिस का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा से ज्यादा अपने लाभ के लिए कर रही हैं। यहाँ पर यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये जो इस विषय जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, कि जिसमें सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी जो है वो पुलिस स्टेशंस में बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इस विषय की शुरुआत कैसे हुई आपने सुना भी कि चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा। दरअसल भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना ने इस पर अपना एक कहें मैसेज भी छेड़ा था और रविवार को दिए गए अपने स्टेटमेंट में वो सीधे तौर पर कहते हैं कि पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मानवाधिकार सबसे पवित्र होते हैं। संवैधानिक गारंटी के बावजूद भी पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और मौत अब भी प्रचलन में है और मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा ये पुलिस स्टेशन हैं। हाल ही की रिपोर्टों को देखा जाए तो विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी थर्ड डिग्री व्यवहार से बच नहीं पाते हैं। पुलिस हिरासत में आए व्यक्ति के पास तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं होती है और हिरासत से पहले कुछ जो घंटे होते हैं वो आमतौर पर ये तय कर देते हैं कि अभियुक्त का क्या होगा। जस्टिस रमन्ना ने ये बातें दरअसल दिल्ली के विज्ञान भवन में एक नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी के ऐप को जारी करते हुए उस कार्यक्रम में कही थी। साथ ही जजों को एड्रेस करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा कि देश का वंचित वर्ग न्याय की व्यवस्था के दायरे से बाहर है।
यदि न्यायपालिका को गरीबों और वंचितों का भरोसा आज जीतना है तो उसे ये साबित सबसे पहले करना होगा कि वो उन लोगों के लिए मौजूद है जिनके लिए वो एक्चुअल में ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यदि न्यायपालिका नागरिकों का भरोसा हासिल करना चाहती है तो हमें हर किसी को ये महसूस कराना ही होगा कि हम आपके लिए मौजूद हैं। और सबसे लंबे समय से वंचित आबादी जो न्याय व्यवस्था के दायरे से बाहर रह रही है, उसके लिए भी ये विश्वास जीतना उनका जरूरी है। जस्टिस रमन्ना ने दरअसल ये एक्सेप्ट किया है कहीं ना कहीं कि महंगा और देर से मिलने वाला न्याय गरीब लोगों को कानून की शरण में जाने से पहले ही तोड़ देता है, उन्हें हतोत्साहित कर देता है। न्याय व्यवस्था के सामने आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्यों ये हतोत्साहन ये सामने आ जाता है आम लोगों के बीच में जब भी उन्हें न्याय चाहिए, लेकिन ये क्यों उन्हें बहुत देर से मिलता है, क्यों उन्हें ये इतना महंगा पड़ जाता है, ये क्यों है ऐसा देश में, और क्यों कानून की शरण में जाने से पहले ही वो इंसान अंदर से टूट जाता है। हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है। और यदि हम कानून के शासन वाले समाज में एक्चुअल में बना रहना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वंचित व्यक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के बीच ये जो फासले हैं, जो गैप हैं, इन्हें कम करना ही होगा और सभी को बराबर से न्याय देना होगा। लेकिन सवाल वही कि ये आखिर होगा कब और कैसे। मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन सही मायने में होगा कब। अपनी जो बात है हम तक जरूर पहुंचाएगा। चाहेंगे कि आज के इस विषय से हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स जुड़े और इस पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारे साथ स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में बात आज हम कर रहे हैं उस कानून व्यवस्था की जिसे आम लोगों का भरोसा आज जीतना ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि आज उन्हें आम लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत क्यों पड़ गई है और ये कैसे हो सकता है। हम पुलिस प्रशासन के अंदर ही जब जो बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हो सकती है। इससे पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुछ स्टेटमेंट्स हमने आपके सामने रखी थी, जो सीधे तौर पर कहते हैं कि आज विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के और हमारी जो कानून व्यवस्था है उन सब के बीच ये जो फासले बन चुके हैं उन सबको कम करना होगा। जो एक अविश्वास बन चुका है उसको विश्वास में तब्दील करना होगा और ऐसे में सभी को बराबर से न्याय देना होगा। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसा है, जो धन खर्च कर सकते हैं, उनके लिए एक न्याय मिलना, उसके लिए रास्ता अलग क्यों है, और एक आम व्यक्ति जिसकी पहुंच में ये जो कानून है वो बहुत महंगा है और उसके लिए बहुत ही टाइम लग जाता है, उसके लिए ये रास्ता अलग क्यों है। ऐसे में आज जब बराबरी से दोनों को हक देने की बात की जा रही है, ये सिर्फ बातें ही क्यों रह जाती हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन आखिर होगा कब और कैसे होगा। देखिए, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य कभी तय नहीं कर सकता है और हमें ये आज शायद याद रखने की जरूरत है और याद रखना भी चाहिए कि देश के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की वास्तविकता जो है वो किसी को अधिकार ना देने की वजह नहीं हो सकती है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, हम 60 के दशक की बात करेंगे। 60 के दशक में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस A.N. मुल्ला ने पुलिस के बारे में एक बड़ी ही तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि मैं जिम्मेदारी के सभी अर्थों के साथ कहता हूं, पूरे देश में एक भी कानून विहीन समूह नहीं है जिसके अपराध का रिकॉर्ड अपराधियों के संगठित गिरोह भारतीय पुलिस बल की तुलना में कहीं भी ठहरता हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सेड पार्ट को उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर हटा दिया था, पर अब भी उसे यदा कदा कोटेड कर ही दिया जाता है। और देखिए, फिर से वो बहाना मिला है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आज जब हम पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, एक आम लोगों के विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, तो फिर से हम उसे कोट कर रहे हैं। समय के अनुसार हम देखते हैं कि कानून भी बदलते रहते हैं, पुलिस भर्तियां भी होती रहती हैं, जो ट्रेनिंग का जो एक कहें स्ट्रक्चर होता है वो भी बदलता रहता है। आधुनिक सोच के लोग पुलिस सेवा में आते हैं, जाते हैं और आज ये आने लगे हैं नए आधुनिक सोच वाले लोग। कानून के अधिकारों और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।
पुलिस कमीशन भी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ सुधार कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, पर जो नहीं बदला है वो है पुलिस के बारे में लोगों की एक बहुत ही आम धारणा। ये बड़ा ही चिंतनीय सवाल है कि आज सब कुछ बदलने के बाद भी जो चीज एक्चुअल में बदलनी चाहिए वो क्यों नहीं बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2009 की एक रिपोर्ट में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पॉइंट आउट की थी। भारत में पुलिस में जवानों की संख्या प्राप्त नहीं है, जरूरी प्रशिक्षण भी उन्हें नहीं दिया जाता और उनके हथियार बड़े ही कहें दोयम दर्जे के हैं। लोग डर के चलते सामान्य तौर पर पुलिस से व्यवहार ही नहीं करते, इनफैक्ट वो तो उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। राजनीतिक लोग पुलिस के काम में दखल देकर अक्सर उन्हें जटिल बना देते हैं। काम करने की खराब स्थितियां हों, अपराधियों के छूट जाने के पुलिस या ढांचे में शॉर्टकट अपनाने का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम क्या देखते हैं कि आज अवैध हिरासत, टॉर्चर, खराब व्यवहार और अपराधियों को सजा दिलाने में नाकामी से गलत अपराध स्वीकृति करवाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ चुकी है। और ये कंक्लूजन जो है वो ये जो निष्कर्ष है वो पीड़ितों और पुलिस कर्मियों की गवाही पर आधारित थे। सो इस स्टडी का ये भी कंक्लूजन निकला था कि सरकार द्वारा जवाबदेही तय करने में नाकामी से पुलिस के खराब व्यवहार को बल मिला। कुछ अन्य जो रिसर्च है उन रिपोर्ट से भी यही कंक्लूजन निकलता है जिसका अभी हम उल्लेख कर रहे हैं। ईयर 2006 में प्रकाश सिंह केस की हम बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पुलिस को गंभीर दुर्व्यवहार के लिए जो संरक्षण प्राप्त है उसे भी नहीं छुआ गया। किसी भी सुधार एजेंडे में निचले दर्जे के पुलिस कर्मियों की जो सिचुएशंस हैं उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये अभी तक हो नहीं रहा है और यही वजह है कि इसी से कुंठा जो होती है वो जन्म लेती है और उसकी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो दुर्व्यवहार में होने लगती है। यही तो आज हम देख रहे हैं। हालांकि इधर आवासीय और काम करने की जगहों पर बहुत सुधार तो हुआ है, पर ये बड़े शहरों या जिला मुख्यालयों में ज्यादा हुआ है। ये क्रम जो है वो आज भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पुलिस ग्रीवियंसेस अथॉरिटी गठित करने का एक निर्देश तो दिया है ताकि पुलिस के गलत व्यवहार की शिकायत की जा सके, लेकिन ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो अथॉरिटी का गठन जिसकी मैं बात कर रही हूं अभी, वो गठन उसका अभी तक हो नहीं पाया है। और दूसरी जगह हम क्या देखते हैं कि पुलिस में एक और प्रवृत्ति जो है वो अपनी जड़ें जमाती हुई नजर आती है और वो है मानवाधिकार उल्लंघन का एक सबसे बड़ा फैक्टर। मानवाधिकार उल्लंघन का मुख्य कारण है वो है पुलिस बल का धर्म और जाति के आधार पर धीरे धीरे पोलराइज्ड होना, ध्रुवीकृत होना। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दखल का एक आप कह सकते हैं कि घातक परिणाम है और यदि आज इसे रोका नहीं गया तो डेफिनेटली ये समस्या जो है वो लोकतंत्र और देश की एकता के लिए एक संकट का कारण जरूर बन सकती है, या फिर हम यूं कहें कि बन रही है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी इस पर टीका टिप्पणी जरूर करें, आप इस पर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें। आप जिस कंट्री में भी फिलहाल रहते हैं वहां के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। वहां पर आप क्या रियलाइज करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, आम लोगों की जो धारणा है वहां पर पुलिस को लेकर क्या है, या ये सिर्फ भारत में ही है। हम देखते हैं कि विशेष आतंकवाद निरोधक कानून ने अपना लक्ष्य हासिल किया या नहीं, ये स्पष्ट आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनके मिसयूज पर, इनके दुरुपयोग पर अदालतों ने कड़ी टिप्पणियां आज जरूर की हैं और सीजीआई एनवी रमन्ना उन्हीं में से एक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस जनहित के प्रति उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है जितना एक्चुअल में उसे होना चाहिए। ये जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों की जानकारी में भी हैं और उन पर उनके विभाग के अंदर इस पर चर्चाएं भी होती हैं और बेहतरी के प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पक्षपात रहित प्रोफेशनल पुलिस के संबंध में सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक दलों की जो एक अवांछित इंटरफेरेंस है उससे पुलिस को कैसे मुक्त रखा जाए, क्योंकि एक्चुअल में
उसी से ही चीजें बिगड़ती नजर आती हैं। लोकतंत्र में पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त भी नहीं किया जा सकता है, ये एक सबसे बड़ी बात है, और ना ही सेना की तरह उसे अराजनीतिक बनाया जा सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में सभी दलों को विधि के शासन के हित में ऐसी एक रेखा खींचनी पड़ेगी कि राजनीतिक दखल जनहित में हो और कानून को बनाए रखने के लिए ये कानून को बनाए रखने के लिए हो, ना कि दलगत हित साधने या धार्मिक या फिर जातिगत समीकरणों यानी कि कास्ट इक्वेशंस के अनुरूप हो। सिर्फ अफसरों के बल पर ही पुलिस को प्रोफेशनल स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश की जो बातें हमने आपके सामने रखी वो डेफिनेटली एक चिंता जो बनी है वो जायज भी है, और इसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका जो समाधान है वो कैसे हो, और ये उससे भी बड़ी चिंता है। और पुलिस अपने संसाधनों में तो आधुनिक आज हो रही है, पर आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का असर जो है वो देखा जाए तो उसके इस प्रोफेशनलिज्म पर भी पड़ रहा है, और ये बहुत जरूरी है। भारतीय पुलिस सेवा के ट्रेनी ऑफिसर्स से संवाद में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, और उन्होंने अपने एड्रेस में कहा था कि पुलिस तंत्र को जनता का पूरा भरोसा हासिल करना है। सो निश्चित रूप से पुलिस कर्मियों ने कोरोना संकट में बड़ा ही अच्छा काम किया, बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका निभाई, लेकिन जब तक सामान्य पुलिसिंग का काम अच्छी तरीके से नहीं होता है या वो नहीं करेंगे, सो ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। सामान्य पुलिसिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि थाने पर कोई व्यक्ति जब कोई शिकायत लेकर आता है तो उसके प्रति उनका जो रवैया है वो कैसा है, उसकी रिपोर्ट दर्ज होती भी है या नहीं होती है, और इसमें समय कितना लग जाता है, उसे सही ढंग से दर्ज भी किया जाता है या नहीं, फिर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच पड़ताल कितनी दक्षता से की जाती है, अपराधी की गिरफ्तारी या माल बरामद करने में कितनी तत्परता दिखाई जाती है। असली पुलिसिंग की परीक्षा, ये जो अहम सवाल हैं ये इन्हीं से जुड़ी हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो अहम सवाल है वो सिर्फ आज सवाल बनकर रह गए हैं। ठीक है कि पुलिस प्रशासन ने कोविड काल में लोगों की बहुत मदद की, दवाइयाँ खाना पहुंचाया, बहुत अच्छा किया, पर ये एक कहें एक इंस्टेंट मामला थी, तात्कालिक मामला था उस वक्त की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। यदि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें और इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पुलिस की जो एक बुनियादी जिम्मेदारी है, जो वर्दी पहनते वक्त जो एक ओथ ग्रहण की जाती है वो उन्हीं सवालों पर टिकी हुई है, और ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि पुलिस की जो बुनियादी जिम्मेदारी है अगर वही ठीक से नहीं निभाई जाएगी तो आम जनता का भरोसा वो कभी भी नहीं जीत सकते हैं। लेकिन जरूर जुड़ेगा आप हमारे साथ, हमें कॉल करके बताइएगा कि ये जो बातें, उक्त बातें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीजीआई रमन्ना और साथ ही साथ आम लोगों का भी जो सवाल हमेशा से रहता है कि हमारा जो विश्वास है उन पर अब तक क्यों नहीं हो पाया है, इन सब बातों से आप कितने सहमत हैं? विद रीजन अपनी बात हम तक जरूर रखिएगा, कॉल कीजिएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। पुलिस को जीतना होगा भरोसा पर आज हो रहा है स्ट्रेट टॉक। तमाम दिक्कतों का अब तक हमने देखिए उल्लेख किया, स्ट्रेट टॉक में चर्चा आप लोगों के साथ हमारी जारी है, लेकिन अब बात हम उन एलिगेशंस की भी करेंगे, उन आम लोगों की या फिर कहें उन निम्न आय वर्ग के लोगों की जिनकी शिकायतें अक्सर पुलिस के विरुद्ध रहती हैं। पुलिस व्यवस्था के विरुद्ध अक्सर ये जो एलिगेशंस है उनमें रिश्वत लेने, अनावश्यक बल प्रयोग करने और महिलाओं और वंचित समुदायों के साथ एक बहुत ही अनुचित रवैया अपनाने आदि की शिकायतें रही हैं। शिकायतें ऐसी भी हैं कि धनी और रसूखदार लोगों की बातें तो पुलिसकर्मी सुन लेते हैं, पर गरीबों की सुनवाई नहीं होती। जनता में पुलिस पर भरोसा बहाल करने के लिए इन शिकायतों को दूर तो पहले करना होगा। नई पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों के सामने बड़ी और नई आज चुनौतियां हैं और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिनके बारे में हमें अधिक पता भी नहीं है।
सो ऐसे अपराधों में संगठित अपराध, साइबर अपराध आदि बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज हैं। नशीले पदार्थों का कारोबार हो, महिलाओं की तस्करी, पैसे का अवैध लेन देन, ऐसे भी मामले जटिल और संगठित स्तर पर बने हुए हैं। पहले तो हत्या, चोरी डकाती जैसे अपराध ही हुआ करते थे, और अब तो हम देखते हैं कि अपराध का जो स्वरूप है वो भी बदलता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ स्वरूप इस कानून व्यवस्था का भी बदल रहा है। डेफिनेटली बदलना चाहिए समय के साथ, लेकिन जो चीज एक्चुअल में आज सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत है वही तो नहीं बदल रही है। सो कुल मिलाकर इसी रेशो में पुलिस व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं वो और ज्यादा अब कहें तो डेंस होती जा रही हैं, और नए अधिकारियों को कौशल और दक्षता से डेफिनेटली इनका सामना तो आज करना ही होगा। जी नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हेलो 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 भास्कर जी, एक बार फिर से कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हम बात कर रहे थे कि ये जो अधिकारियों को कौशल और दक्षता से इनका सामना करने की ज्यादा जरूरत है, इन व्याप्त हुई समस्याओं को दूर करना। डेफिनेटली चुनौतियां भी हैं और समस्याएं भी इतनी ज्यादा हैं। उन सब की बढ़ोतरी की सिचुएशन में पुलिस तंत्र को आज और ज्यादा कहें तो संभल भी बनने की जरूरत है, समर्थन प्रदान करने की भी उन्हें आवश्यकता है। और जब पुलिसकर्मी अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा किए जाने की भी जरूरत है और उनका हौसला भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। यदि पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों में बदलाव की जरूरत पड़े तो सरकार को उस दिशा में भी शायद आज ध्यान देने की जरूरत है। हेलो जी, नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत मेरी आवाज आ रही है। है? जी बिल्कुल, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ सर। नमस्कार जी। हाँ, जी 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 धन्यवाद जी। इसमें मैं थोड़ा सा अपना वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है भाई, बहुत सारी इसमें बातें जब होंगी तब ये कहीं थोड़ा बहुत लाइन पे ये चीज आएगी। एक दो बातों से तो ये होने वाला है ही नहीं, ये एक भारत में तो एक अलग ही सिस्टम है। तो यहाँ जो मुझे जो मेन जो एक्सक्यूज मी जो मेन लग रहा है ना जी, वो ये लग रहा है कि जब तक आप इसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, ये पॉलिटिशियंस के ग्रिप से बाहर नहीं बनाएंगे ना, तो तब तक ये इसका कुछ होने वाला नहीं। ये सेमी तो जो होना ही चाहिए। इसका रीजन ये है कि अब देखिए कोई पुलिस अफसर है, वो अपनी ड्यूटी करना भी चाहता है ना, तो उसको वो चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, वो कहता है भाई और नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ मेरा कर ले, नहीं तो तू निकल आना है, ये नहीं आना, जो भी है। फिर वो मतलब कि फिर ये है कि उसकी हरासमेंट हो जाती है। चाहे वो बड़े बड़े हों, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो भी वही लोग करते हैं जी। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। वो अपने बॉसेस को देखते हैं। हमने दिल्ली में पीछे देखा कि वो जामिया मिल्लिया में क्या हुआ, या और जगह जगह देख रहे हैं बॉम्बे में क्या हो रहा है, वो गाड़ी सरकार क्या कर रही है। तो ये सभी जगह है। तो उनके अपने जो पॉलिटिशियन मास्टर्स है ना जी, उनके मुताबिक चलते हैं। तो अब फिर वो जो ह्यूमन राइट्स भी हैं तो वो भी फिर उसी के मुताबिक है कि अगर आपकी अप्रोच है तो आपको वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। और अगर आपको वैसे ही है अगेंस्ट है या पैसा नहीं है तो आप वो कोई कुछ नहीं होगा। वो एक अलग ही तरह का वहाँ एक सिस्टम ही बना हुआ है। और फिर दूसरा है ना कि एक आप देखिए कि ये जो वहाँ अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी का वो करता है, इंक्वायरी करता है ना, तो उसकी वो फोटो आ जाती है, उसका नाम आ जाता है कि फलाना कर रहा है, ये परमवीर सिंह है, ये फलाना है। और लोगों को उसका पता होता है, अरे ये वहाँ रहता है, अरे ये तो मेरे घर के पास रहता है, ये इस वक्त जाता है, इस वक्त आता है। लोग फिर वो उसको मतलब ये अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ताकतवर है उसको, तो वो टक्कर भी मार देते हैं, दूसरे पैसा भी दे देते हैं। अब जज को हमने देखा कि उसको मार भी दिया क्योंकि उसको पता है कि ये जज कहाँ रहता है। तो वो भारत एक अलग ही तरह की कंट्री है। तो यहाँ ये देखिए कि यहाँ आपको पता नहीं चलता, ये इंडिपेंडेंट है पुलिस बहुत हद तक, क्योंकि यहाँ कोई क्राइम होता है ना तो यहाँ ये कि वो जो पॉलिटिशियन है वो टेलीविजन में आ जाते हैं, वो लेन देन करते हैं और वहाँ कुछ होता ही नहीं। वो अपना वो उसके जाते हैं, वो एक फेवर करते हैं, दूसरा नहीं करते, वो फिर वो उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, हो गया जी लेना देना। फिर वो क्या उसको क्या हुआ नहीं हुआ, हु नोस। तो वो जो हम एक बहुत बड़ी एक जो बीमारी देखते हैं ना भारत में,
वो इस तरह की है कि वहाँ बहुत जल्दी से ये गिरफ्त में जो लोगों को निकलना है ना, वो संभव लगता नहीं है। यानी डिफिकल्ट है अभी सिचुएशन ये से लोगों को, हाँ जी, अभी सिचुएशन तो से ये निकलना डिफिकल्ट लगता है। जी। और फिर एक ठीक चीज है और सर, भी है जी जो मैं कहना चाहता हूँ, याद भी आ गया जी कि अब देखिए ये जो कानून बने हुए ना गीत जी, ये अंग्रेजों के टाइम पे बने हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए थे। तो अब वो देखिए कि अब किसी ने 2G किया, 4G किया, कोयला खा गया, वो अखबार को अपने नाम से लोन लिया, लोन माफ करवा लिया, अखबार को अपने नाम करा लिया, कोई वहाँ चारा घोटाला किया, और कुछ नेम लेते जाए आप, लंबी लिस्ट है, और किसी को जेल नहीं होती, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो कानून में लूप होल्स इतने हैं कि वो किसी को कुछ होता ही नहीं। तो नहीं अब सर, कानून तो डेफिनेटली फिर वो बदले हैं। मैंने अभी इसका फिर- जिक्र प्रोग्राम में जरूर किया था कि देखिए चलिए, कानून उस वक्त से अगर चले आ रहे हैं तो उसके बाद बदलाव भी काफी हुआ है। हम एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं कि जी, जी। आम लोगों का भरोसा जो एक्चुअल में बदलना चाहिए वो अभी तक जो है वो बन नहीं पा रहा है। सो चीजें सर बदली हैं, तो वो डेफिनेटली जी, आज उसमें- बदली है, मॉडर्न हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज बदलनी चाहिए ना वो नहीं बदल रही है। बिल्कुल नहीं, सारे नहीं बदले हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बदला ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अभी हम देख रहे हैं कि अब नया एक वो और भी आ रहे हैं। जी कि बिल्कुल, लोग कह रहे बहुत हैं सी कि जो चीजें बदली पुराने हैं। ऐसे- बिल्कुल सर। हाँ नहीं, वो और भी कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि अब जो पुराने इस तरह के कानून है उनको भी बदलो। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुरानी वो चली आ रही हैं, उन्हीं के ठर्रे पे फिर वो कुछ नया ऐड कर लेते हैं, कुछ वो पुराना मिक्स करके वो फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, ये अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं ना जी कि ये बड़ा एक मिक्स सी खिचड़ी इस ढंग से बनी हुई है कि इसको एक एक धागा करके उसको कोई ठीक करेगा तो वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही मिक्स प्रोग्राम है और इसको ठीक करना भी एक चैलेंज होगा बिल्कुल, भारत के डेफिनेटली लिए। ये चैलेंज तो ही ऐसा है। मेरा विचार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ये सही कहा, ये चैलेंज ही है और इसे बदलने की आज जरूरत है। थैंक यू सो मच सर अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे साझा नो करने के प्रॉब्लम, लिए। जी थैंक यू। सो डेफिनेटली आज बिल्कुल ये सब जो बातें हैं वो ध्यान देने योग्य हैं और इन्हीं पर तो अब ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। सो ये जो बातें हैं जिनका जिक्र हम देखिए अब शुरुआत से लेकर अब तक कर रहे हैं, ये बातें पिछले कुछ बरसों से लगातार कही जा रही हैं कि देश भर में भी पुलिस कर्मियों के लगभग अभी फिलहाल 5 लाख पद खाली हैं। जनशक्ति के अभाव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के संसाधनों की भी कमी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में ऑर्डर्स दिए, लेकिन सरकारों के आश्वासन के बावजूद कहीं सैटिस्फैक्टरी जो एक प्रोग्रेस होनी चाहिए वो अब तक हो नहीं पा रही है। हम क्या देखते हैं कि सरकारों और राजनेताओं द्वारा पुलिस के रोजमर्रा के जो कामकाज है उनमें एक हस्तक्षेप करने की जो प्रवृत्ति जिसका जिक्र उन्होंने भास्कर जी ने भी किया, सो वो एक इंटरफेयर करने की जो एक कहें एक नेचर है उसमें भी सुधार की बड़ी आवश्यकता है। आज क्या चाहिए कि वो पुलिस को एक एक्सपेक्टेड ऑटोनॉमी प्रदान करें ताकि वो अपना काम जो है वो बड़े ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकें। और पुलिस भी आपराधिक चुनौतियों का सामना तो अपनी तरफ से करेगी ही, लेकिन ऑफिसर्स को ये एहसास तो होना ही चाहिए ना कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। और रुकावट आ रही है सो डेफिनेटली आज जिन बदलावों की दरकार है वो बदलाव जो हैं वो वहीं पे रहेंगे, इंतजार करते रह जाएंगे। पुलिस अधिकारियों को आज अपने सबऑर्डिनेट्स को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, संवेदनशील बनाने, क्योंकि आम लोगों के साथ वो जो एक कहें एक सेंसिटिव जब वो शिकायतें लेकर आते हैं तो उनके साथ एक सेंसिटिव होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। सो वैसे में ये भी उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है, ना कि जब आम लोग थाने के अंदर अपना कदम रखे तो उन्हें देखते ही वो लोग डर जाएं, क्योंकि आम चीज तो यही होती है कि आम लोगों के साथ जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके साथ कभी भी कुछ दिक्कत होती है। सो वैसे में पुलिस की तो जब बात आती है तो वो तो बातें वहीं पे गोलमोल या फिर उन्हें टाल दिया जाता है कि नहीं पुलिस तक तो हमने पहुंचना ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचना है? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि थाने में जाएंगे तो बातचीत ऐसे होगी वो उल्टा उन पर हावी हो जाएंगे। सो हम देखते हैं कि आज सेंसिटिव होना भी बड़ा जरूरी है और ये खुद बातें पीएम नरेंद्र मोदी जब कहते हैं, जब सीजीआई रमन्ना कहते हैं, सो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं पहले भी कही जा चुकी हैं, लेकिन वो चीजें जो है वो अब तक बदली ही नहीं है। सो जरूरी आज ये है कि यही जो न्यू ऑफिसर्स आते हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए विचारों वाले लोग आ रहे हैं, वो अधिक ज्यादा सेंसिटिव बने, संवेदनशील बनाने पर भी उन्हें आज ध्यान देने
योग्य ये चीज़ें हैं। सो इससे भी एक अहम पहलू कौन सा है, वो ये है कि उनका कल्याण सुनिश्चित करना। संसाधनों की कमी के कारण आम पुलिसकर्मियों को जो दिक्कतों का सामना आज करना पड़ता है, हमें लगता है कि उच्च अधिकारियों और सामान्य कर्मियों के बीच यही जो खाई है वो सबसे बड़ी पैदा कर रहा है। सो इस खाई को भरना बड़ा ज़रूरी है। सो क्योंकि इसी से भी कामकाज पर एक नेगेटिव असर ज़रूर पड़ता है। सो डेफिनेटली अधिकारियों को इस दूरी को पाटने के लिए आज एक अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि पूरा पुलिस बल एकजुट होकर अपराधों की रोकथाम, जांच पड़ताल का काम ठीक से करे। विभिन्न परेशानियों की वजह से, क्योंकि सिपाही आज यही सोचने लगे हैं कि अधिकारी केवल अपने सुख सुविधा की चिंता करते हैं, वो अपनी गाड़ी ठीक रखते हैं, अपने कार्यालय में एयर कंडीशंस लगाते हैं, पर आम पुलिसकर्मियों की परवाह नहीं करते हैं। तो एक जब चीज आम लोगों के लिए दिक्कतें हैं, तो आज कुछ ऐसे नए पुलिसकर्मियों की भी हैं। सो उन सब चीजों को दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपके अपने विचार क्या हैं, जरूर साझा करें। एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में बात आज उस पुलिस प्रशासन की कर रहे हैं जिसमें तमाम बड़े बदलावों की आज दरकार की उम्मीद की जाती है। सो हमने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी चर्चा आप लोगों के साथ की, आम लोगों के साथ साथ उन नए सबऑर्डिनेट्स की भी जो नए तरीके से, नए विचारों के साथ इस पुलिस प्रशासन का एक हिस्सा बनते हैं। लेकिन कहा जाए तो उनके साथ भी जो बर्ताव उनके जो बड़े ऑफिसर्स करते हैं, सो वो जो एक प्रवृत्ति रही है उसे भी बदलने की आज ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं को देखकर फिर वो भी आगे उसी राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो वही बात फिर सामने आ जाती है कि स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, पूरा खाका तैयार कर दिया जाता है, नए कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो जो चीज़ें हैं वो कभी बदलती नहीं हैं। सो कंक्लूजन के तौर पर यही कहा जा सकता है कि पुलिस व्यवस्था के भीतर जब तक ये जो ज़रूरी सुधार नहीं किए जाएंगे, तब तक ठीक से कामकाज नहीं होगा और जनता का भरोसा जीत पाना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। कुल मिलाकर सरकारों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को आज ये सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस सुधार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर्स का पालन किया जाए। ये सवाल अहम है, क्योंकि इसमें देरी हो रही है तो क्यों हो रही है। पुलिस बल को एक्सीलेंट बनाने के लिए अनेक स्तरों पर आज ध्यान देने की जरूरत है। किसी अपराध के घटने में पुलिस को दोषी बताकर हम देखते हैं कि उसे आजकल कटघरे में भी खड़ा किया जाता है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ही में सारा दोष अकेले पुलिस के सर पर मढ़ दिया जाना उचित है? क्या अपराधों के घटने में समाज और शासन का भी कोई उत्तरदायित्व बनता है? इस प्रश्न के उत्तर की जो जड़ें हैं, हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये पुराने उन अर्थशास्त्रों में ज़रूर मिलती हैं, जहां पर किसी एक राज्य के शुरू होने और उसमें पुलिस की उसमें भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। हम जिसका जिक्र हमने पहले किया कि आधुनिक पुलिस तो ब्रिटिश शासन के दौरान अस्तित्व में आई, और उस दौरान भी अपने कानूनों को जनता से मनवाने के लिए पुलिस व्यवस्था की गई। उस समय भी अपराधों की संख्या थी, लेकिन कम थी, और वो इतने भी संगीन नहीं थे। लेकिन आज बढ़ते क्राइम्स के कारण हमारी जो जनता है, खासतौर पर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई हैं। पुलिस का जो डेफिनेटली कर्तव्य ये बनता है कि वो जनता को आज इस भय से निजात दिलाए। लेकिन हमारी बहुत सी सरकारें आज भी पुलिस का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा से ज़्यादा अपने लाभ के लिए कर रही हैं। हर एक का दायित्व यहाँ पर बनता है, आम लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारी सरकारों का भी। अगर हम पुलिस के कर्तव्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि आखिर एक आम आदमी पुलिस से अपेक्षा रखता क्या है, और क्या पुलिस उन अपेक्षाओं पर खरी कभी उतर भी पाई है या उतर पाएगी? अनेक सर्वेक्षणों में ये बात सामने आती है कि लोगों को संपत्ति से ज्यादा अपने जीवन की रक्षा के लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता होती है। और हम देखें तो एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और लोगों के जीवन की जो बढ़ती असुरक्षा है, उसको देखते हुए अन्य प्रजातांत्रिक देशों की तुलना में भारत में पुलिस दल की जो संख्या है उसमें असाधारण वृद्धि की जा चुकी है। फिर भी यहाँ 1 लाख लोगों के लिए 140 पुलिसकर्मी रहते हैं, जो कि अन्य प्रजातांत्रिक देशों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खराब रेशियो है। पुलिस की आलोचना सबसे ज्यादा उसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जी हजूरी और उनकी सुरक्षा में ही
इन्वॉल्व रहने को लेकर की जाती है। सो इसे देखते हुए संवैधानिक प्रजातंत्र में दी जाने वाली जो एक समानता है सिर्फ नाम के तौर पर रह जाती है। और यही तो एक सबसे बड़ा कारण है कि देश में 10,000 से भी अधिक पुलिस थाने होते हुए भी लोग निजी सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक भरोसा करते हैं। ऐसी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज ये क्लियर हो जाता है कि पुलिस पर से तो लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। भारत के लिए ये शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। पुलिस की क्षमता बढ़ाने के लिए अगर हम विदेशों में अपनाए गए साधनों को अपनाने के बारे में सोचें तो शायद हमारी जो छवि है वो बेहतर जरूर हो सकती है। न्यूयॉर्क पुलिस ने लगभग 1 दशक से कॉमस्टेट प्रोग्राम का सहारा लिया। ये जो प्रोग्राम है ये अपराध प्रधान क्षेत्रों को पहचान कर उनकी सुरक्षा करने में मदद करता है। यहाँ पर मैं अपनी बात जरूर पूरी करूंगी, लेकिन अपनी बात रखने के लिए फिलहाल हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, मैं बस एक ही मुद्दे पे बात करूंगा क्योंकि आपने सारा इतने अच्छे विस्तार से बहुत अच्छी तरह से आपने इस मुद्दे के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। मैं एक ही मुद्दे पर बात करूंगा, वो है क्रूरता। ये पुलिस की कार्य प्रणाली में जो क्रूरता का एक एलिमेंट है, अगर वो क्रूरता के ऊपर उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बाकी के उनकी कार्य प्रणाली में जो कमियां हैं, जैसे अभी आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अब्यूज करते हैं पुलिस वालों को वो अपने पर्पस के लिए। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि पुलिस वालों को ये भी फ्रस्ट्रेशन रहती है कि 18-18 घंटे गर्मी में सड़क के ऊपर 40 डिग्री में हम खड़े रहते हैं और हमारे जो IPS अधिकारी हैं वो देखिए एयर कंडीशन दफ्तरों के में अंदर बैठे हुए हैं। तो जी इसलिए उनके मन में उनके प्रति तो विश्वास रहता नहीं है। सो वो आपने पॉइंट्स बड़े अच्छे बता दिए। इनकी जो क्रूरता है पुलिस वालों की, जैसे किसी रिक्शे वाले को उठा लिया, किसी रेहड़ी वाले को उठा लिया, उनको ये कस्टडी में ले आते हैं। कस्टोडियल डेथ्स जितनी भी भारत में हुई है, जितने भी भारत में कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं जी, सभी की सभी गरीब लोग सड़क से उठा के लोगों को लाके पुलिस वालों ने 14-14 घंटे पीटा और उनकी हड्डियां तोड़ी और तोड़ ताड़ के मार के फेंक दिया। और वो बेचारों की हालत बिल्कुल एक जानवर जैसी कि उनका आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं। अब उनकी डेथ के बारे में कोई मुद्दा भी नहीं उठा सकता। और इस चीज का पुलिस की पर जो है रैंक्स जो है, आप केरला से लेके पंजाब तक देख लो, सभी पुलिस वालों को पता है, जो थाने के पुलिस वाले हैं उनको पता है कि हम किसी से भी रिश्वत लेके किसी को उठा के मार पीट के उसको खत्म कर देंगे, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। और जी इस मामले में हमारा जो IPS रैंक है वो तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है पुलिस वालों से। अब देखिए एक आम पुलिसमैन के ऊपर एक कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उसके बाद ASI है, फिर SI है, फिर इंस्पेक्टर है। देखिए ये 6 रैंक है और हर एक रैंक के ऊपर 8-8 साल लोग ये काम करते हैं। 50 साल लग जाते हैं आदमी को एक रैंक से SI बनने में। तो बताइए ये लोग IPS कब बनेंगे? तो जी इनका जो है बड़ा लंबा जो चेन ऑफ कमांड है, दैट इज सो कंफ्यूजिंग। और ये ब्रिटिश सरकार की करतूत है, ये उनकी देन है, क्योंकि वो अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे और लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए उन्होंने थानेदार रखा हुआ था, इसलिए उसको टाइटल थानेदार दिया हुआ था कि इस थाने का जितना इलाका है उसका तू ही सब कुछ आधार है। तो थानेदार का टाइटल उसको दे दिया और रात को थानेदार जी घर जाते थे तो उसकी जगह मुंशी जी बैठ जाते थे, जो उससे एक रैंक कम होते थे, लेकिन शरारत करने में, रिश्वत लेने में वो सभी कुछ वही काम करते थे जो थानेदार से उन्होंने सीखा था। जी बात मैं उस पे आता हूं, जो क्रूरता होती है, क्रूरता के बारे में किया जा सकता है। जिस वक्त ये पुलिस के बंदे हायर किए जाते हैं, इनको उस वक्त सेंसिटाइजेशन करनी बड़ी जरूरी है, जो अभी तक भारत में पुलिस की ट्रेनिंग में ये बात नहीं कही जाती। उनको इंसानियत, उनको सेंसिटाइजेशन बताई जाए। और वो आप कहेंगे कि वो क्यों सुनेंगे? गीत जी उसके साथ ये कानून बनाया
बताया जाए कि अगर किसी के थाने में कस्टोडियल डेथ होती है, नो सस्पेंशंस, उनको सीधा उनके ऊपर केस दायर करो, जैसे कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन के ऊपर मर्डर का केस लगता है। उस तरह का अगर आप जब केस लगाएंगे इनके ऊपर, और इसको पता होगा मैं सस्पेंड नहीं हुआ बल्कि मेरे ऊपर केस लगा है, और 1 साल के अंदर ये केस अगर कोर्ट में प्रूव हो गया कोई जज के सामने, तो मेरी पेंशन खत्म हो जाएगी। ये जब भी इनको कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे कि मेरी एक करतूत से मेरी बच्चों की, मेरे परिवार की जिंदगी तबाह हो सकती है, उनकी पेंशन खत्म हो सकती है, गीत जी उस डर से भी ये लोग जो है ये डंडा मारने से घबराएंगे गरीबों के ऊपर। सो सबसे बस मैं आपसे यही बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्रूरता के बारे में, इंसानियत के बारे में पुलिस वालों को बता देना। गीत जी इसमें कोई करोड़ों रुपए नहीं लगते, इसमें कोई पार्लियामेंट की हमें वो कानून पास करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक मुद्दा है। और मैं जब भारत में था उस वक्त भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक मुद्दा उठा था, मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये उस वक्त के विचार थे कि जो पुलिस वाले जिनको आप भर्ती करते हो, ये जो डंडा चलाते हैं, लाठियां चलाते हैं, टांगे तोड़ते हैं रात को 11 बजे से सुबह 2 बजे तक लोगों की, इनको बताया जाए, सेंसिटाइज किया जाए कि ये क्रूरता मत करो। ये अगर तुम जाहिलपन ना करोगे तो अच्छे रहोगे। क्यों? अगर करोगे तो उसका ये असर होगा कि तुम्हारा खानदान उसी तरह तड़पेगा तुम्हारी पेंशन के बिना, जिस तरह तुम इसके खानदान को तड़पा रहे हो जो इस वक्त तुम्हारी जेल के अंदर बंद है। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की और अंत तक पहुंचे हैं, और हमारे साथ जो कॉलर्स भी जुड़े, उन्होंने भी सिर्फ समस्याओं का जो है वो जिक्र किया। हालांकि हमने देखा कि सतीश चंद्र जी ने भी जिस तरीके से समाधान जो अपना सजेस्ट किया है कि ऐसा किया जा सकता है, तो ऐसे में एक डेफिनेटली इससे व्यापक स्तर पर एक बदलाव जो है वो आ सकता है। लेकिन फिर से जहां से हमने शुरुआत की थी कि ये चीज़ें अगर व्याप्त हैं तो क्यों हैं, क्यों अभी तक इन चीज़ों को सुधारा नहीं गया है। प्रॉब्लम्स जानते हुए भी सब कुछ चीज़ें बदल गई, लेकिन जिस चीज़ के बदलने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों को बदला क्यों नहीं गया है। सो ओवरऑल हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी तक एज इट इज़ बने हुए हैं जिस पर हमने बात की, और ये एलिमेंट्स देखिए ऐसे हैं जो हर किसी के संज्ञान में हैं, सरकारों के भी हैं, कानून प्रशासन के भी हैं, हमारी जो कानून व्यवस्था है उसे भी इन चीज़ों के बारे में पता है, आम लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं, वहाँ से टस से मस्त होने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। एट द एंड यही कहेंगे कि आज जब हमने ये सवाल उठाया कि पुलिस को जीतना होगा भरोसा, सो ये अभी फिलहाल इसकी जो राह है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। और ऐसे में जो हमारे कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के साथ हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे जब ये बात कही कि पुलिस को जीतना होगा भरोसा, और उसके साथ साथ सीजीआई रमन्ना, जिन्होंने ये बात कही कि पुलिस स्टेशंस में मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान जो है ये एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि थानों में ही हिरासत में लिए गए जो तमाम व्यक्ति, उनको प्रभावी कानूनी सहायता जो है वो नहीं मिल पाती है। सो ऐसे में कहा जा सकता है कि इन्होंने जो सवाल उठाए वो डेफिनेटली आज चिंता का विषय फिर जरूर है, क्योंकि ये जो देश में इस कानून व्यवस्था में जो रोग, जो एलिमेंट्स, अभी फिलहाल जो व्याधियां बनी हुई हैं, आज उसी की वजह से ये जो बातें हैं, ये जो उक्त बातें हैं वो आज सामने आ रही हैं। सो डेफिनेटली हम इतना भी लेकिन ज़रूर कहेंगे, पॉजिटिव जब हम नोट के साथ इसे कंप्लीट करें तो हम इतना भी ज़रूर कहेंगे कि डेफिनेटली बदलाव हो रहा है, और लेकिन एक व्यापक स्तर पर एक बड़े बदलाव की जो ज़रूरत है वो आज है। अपराधियों की जानकारी को शहर के प्रमुख केंद्रों पर प्रचारित करने की ज़रूरत है। लोगों को ईमेल, सोशल मीडिया के जरिए अपराध दर्ज कराने को प्रेरित
करने की जरूरत है और इस क्षेत्र में प्रकाशन जगत और टेलीविजन जैसे माध्यम जो हैं वो आज बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सो यही कहेंगे कि देखिए, मंथन तो सदियों से होता आ रहा है, मंथन अब भी हो रहा है, लेकिन एक जो बड़ा कदम है वो कब उठाया जाएगा तो उसकी दरकार है। सो वैसे में तब तक आम लोगों का जो भरोसा है वो वहीं का वहीं रहेगा। पुलिस, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो इस विश्वास को कभी जीत नहीं पाएगी। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। फिलहाल मैं लूंगी इजाजत। नमस्कार।